मेरा नाम अमांडा है और मैं 3 साल से बोर्डिंग स्कूल में हूँ। ये ऐसी जगह नहीं है जहाँ आप अपनी मर्जी से आते हैं, बल्कि इसलिए आते हैं क्योंकि आपके परिवार को नहीं पता कि आपके साथ और क्या किया जाए। बचपन से ही मुझे लोगों के बीच घुलने मिलने में कठिनाई होती थी, और हालांकि ये सख्त ननों और कई नियमों वाला बोर्डिंग स्कूल मेरी पहली पसंद नहीं था, मेरे पास और कोई विकल्प नहीं था। ये बिल्डिंग पुरानी और ठंडी, किसी फिल्म के दृश्य जैसी लगती थी। दीवारें संतों की तस्वीरों से ढकी हुई थी जो चुपचाप आपको जज करती हुई लगती थी। माहौल दबावपूर्ण था, लेकिन थोड़े समय बाद इसकी आदत हो जाती थी। बाकी लड़कियां इतनी बुरी नहीं थीं, हालांकि उनमें से कई बहुत धार्मिक थीं जिसे मैं ठीक से समझ नहीं पाई। बोर्डिंग स्कूल के अलगाव के बावजूद मेरी दिनचर्या बहुत सरल थी। क्लास, प्रेयर और खाली समय। नन्स हमेशा हमारी हर हरकत पर नजर रखती थी। मुझे सब चीजों की आदत हो गई, लेकिन एक चीज की नहीं, वो महसूस करना कि मुझे कोई देख रहा है था। मुझे ठीक से नहीं पता क्यों, लेकिन कुछ गड़बड़ लगती थी। सब कुछ तब शुरू हुआ जब एक रात अपने कमरे में रहते हुए मैंने खिड़की से बाहर देखा और उसे देखा। एक फिगर, पतली और लंबी, जिसका चेहरा सफेद और आंखें थीं। शुरुआत में मैंने सोचा कि ये मेरी इमेजिनेशन है, शायद मैं थकी हुई थी, लेकिन वे कहीं नहीं जा रही थीं। कुछ दिन बीते और हर रात वो फिगर वहीं होती, हमेशा एक ही जगह मुझे देखती हुई। समय चाहे जो भी हो, अगर मैंने बाहर झांकने का सोचा, वो वहीं होती। मैंने ज्यादा ना सोचने की कोशिश की, लेकिन असहजता को नजरअंदाज करना मुश्किल था। हर बार जब मैंने अपनी आंखें बंद की, मुझे लगता कि वे आंखें अब भी मुझ पर हैं, भले ही मैं खिड़की से ना देख रही हूँ। मैंने अपने रूममेट जसिका से बात करने का फैसला किया। वो ग्रुप की सबसे शंकालु लड़कियों में से एक थी, और जैसा मैंने उम्मीद की थी, उसने मुझे ऐसे देखा जैसा मैं पागल हूँ। ये सिर्फ स्ट्रेस है अमांडा, हम सभी कभी कभी ऐसा महसूस करते हैं। ये जगह डरावनी है जब तक कि तुम्हें इसकी आदत ना हो जाए। मैंने उस पर विश्वास किया, या कम से कम कोशिश की, लेकिन फिर भी कुछ समझ नहीं आया। रातें बीतती गई और वो फिगर कहीं नहीं गई। कभी कभी मुझे लगता कि मैंने उसे हल्का सा हिलते हुए देखा, जैसे वो जानती हो कि मैं उसे देख रही हूँ। कुछ अधिक धार्मिक लड़कियों ने मुझसे बात करना शुरू किया। उनमें से क्लेयर, उसने मुझसे कहा कि मुझे सावधान रहना चाहिए। ये कोई इंसान नहीं है अमांडा, ये कुछ और है, कुछ बुरा। मुझे ये विचार पसंद नहीं आया, लेकिन रातें अब भी लंबी थीं और वो फिगर स्थायी, उसकी मौजूदगी अधिक बार होने लगी। अब वो केवल मेरे बेडरूम की खिड़की पर ही नहीं दिखती थी। मुझे लगने लगा कि वो मेरा पीछा कर रही है। जब भी मैं आंगन में अकेले जाती, वो फिगर वहीं होती, हमेशा खड़ी रहती, घूरती हुई। चाहे मैं कहाँ भी जाऊं, ऐसा लगता कि वो हर जगह है। मैंने मदर की बड़ी बहन से बात करने की कोशिश की जो मैंने देखा उसके बारे में। मुझे पता था कि वो मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन मुझे कोशिश करनी थी। जैसा मैंने सोचा था, उन्होंने कोई चिंता नहीं दिखाई। स्ट्रेस इस फैसिलिटी में कॉमन है अमांडा, ज्यादा प्रार्थना करो, यह मदद करेगा। मुझे पता था कि यह इतना आसान नहीं होने वाला है। रातें बस खराब थीं। मैं पसीने में जाग जाती, महसूस करती कि जैसे कुछ या कोई मेरे कमरे में है। हर बार जब मैं खिड़की से बाहर देखती, वो वहां होती। मैं उसे ठीक से नहीं देख पाती, लेकिन उसके चेहरे और उसके पेल मेकअप में कुछ था जो अंधेरे में स्पष्ट दिखता था। ये प्राकृतिक नहीं था। एक रात मैंने खिड़की के पास ना जाने का फैसला किया, लेकिन फिर भी मुझे एहसास हो रहा था कि उसकी आंखें मुझ पर गड़ी हैं। शायद आधी रात के बाद मैं एक अलग भावना के साथ जागी। कुछ गलत था, बहुत गलत। ये सिर्फ खिड़की पर मौजूद फिगर नहीं थी, यह भावना थी कि अब वो बाहर नहीं, अंदर थी। मैंने अपनी आंखें खोली और उसे देखा। नन मेरे बिस्तर के अंत में खड़ी थी। उसके चेहरे का सफेद मेकअप अंधेरे में चमक रहा था और उसकी आंखें 2 काली सुरंगों की तरह मुझे घूर रही थी। उसका काला अस्त व्यस्त हैबिट उसके शरीर से लटक रहा था, जैसे कोई जीवित परछाई। मैं चीखना चाहती थी, लेकिन नहीं कर पाई। मेरा गला सूखा था और घबराहट ने मुझे जकड़ लिया था। मुझे चक्कर आ रहा था, जैसे कमरे की हवा भारी और गाढ़ी हो गई हो। सब कुछ मेरे आसपास धीमा हो गया था, और मुझे नहीं पता था कि यह सब वास्तविक था या मैं सपना देख रही थी। मैंने हिलने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर जवाब नहीं दे रहे थे। वो मेरी तरफ एक कदम बढ़ी, और उस पल मुझे लगा जैसे मेरा पूरा शरीर टूट रहा हो। मैं सोच नहीं पा रही थी, ठीक से सांस नहीं ले पा रही थी। मेरी दृष्टि विकृत होने लगी। उसका चेहरा, वो बदल रहा था, वो लंबा हो रहा था, विकृत हो रहा था, जैसे वो पिघल रहा हो। घबराहट ने मुझे जकड़ लिया। मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन मैंने हिलने की ताकत पाई। मैं बिस्तर से लुढ़क कर जमीन पर गिरी।
मेरा शरीर पूरी तरह से जवाब नहीं दे रहा था, लेकिन मुझे पता था कि मुझे भागना होगा। मैं उठी, लड़खड़ाई और दरवाजे की तरफ भागी। मैं डेस्क से टकराई और कुर्सी गिरा दी, लेकिन भागती रही। मेरे पीछे कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही थी, धीमी, सटीक। उसे कोई जल्दी नहीं थी। मुझे पता था कि मैं बच नहीं पाऊंगी। दरवाज़ा मीलों दूर लग रहा था और मेरी दृष्टि लगातार खराब हो रही थी। सब कुछ मेरे आसपास हिल रहा था। आखिरकार मैं दरवाजे तक पहुंची और उसे खोला। मैं हॉलवे में भाग गई, ये नहीं जानते हुए कि मैं कहाँ जा रही हूँ। बस उससे दूर जाना चाहती थी। कदमों की आवाज़ अब भी मेरे पीछे थी। मैं पीछे नहीं देख सकती थी। मुझे पता था कि अगर मैंने देखा तो वो मुझे पकड़ लेगी। फिर मैंने एक आवाज़ सुनी, कुछ ऐसा जैसे चीख, लेकिन ये इंसानी चीख नहीं थी, ये नन थी। वो चल नहीं रही थी, वो हवा में तैर रही थी। जब तक मैं भागती रही तब तक मेरी टांगें और नहीं चल सकी, लेकिन जैसे ही मैं गिरने ही वाली थी, एक कमरे का दरवाज़ा खुला। उनमें से एक नन, मदर सुपीरियर, अपने हाथ में कुछ लेकर बाहर आई। ये एक क्रॉस था, बड़ा और प्राचीन। उनके पीछे 2 और सिस्टर्स दिखाई दी और उन्होंने मिलकर द नन का सामना किया। जो चीज़ मेरा पीछा कर रही थी वो रुक गई। उसका चेहरा एक पूरी तरह से मुड़ा तोड़ा सफ़ेद त्वचा और ऐसे तेज दांतों का गुच्छा था जो वहाँ नहीं होना चाहिए था। मदर सुपीरियर ने कुछ चिल्लाया, लेकिन मैं उनके शब्दों को समझ नहीं पाई। सब कुछ मेरे चारों ओर घूम रहा था। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं बेहोश हो जाऊंगी। आखिरी चीज़ जो मैंने देखी वो थी नन्स उसके पास बढ़ती हुई, उसे कुछ ऐसा मारती हुई जो रोजरी और प्रार्थनाओं जैसा दिख रहा था। जब मैं उठी तो मैं अस्पताल में थी। सफ़ेद रोशनी ने मुझे सबसे पहले चौंका दिया और मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा था। मेरे पास एक नन बैठी थी, वो मदर सुपीरियर थी। वो शांत भाव से मुझे देख रही थी, लेकिन उनकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। तुम शापित नहीं हो अमांडा, उन्होंने धीरे से कहा। उन्होंने मुझे बताया कि जो आदमी मेरा पीछा कर रहा था वो कोई बुरी आत्मा नहीं थी, बल्कि एक मानसिक रूप से बीमार आदमी था। उसने नन का भेष बना लिया था ताकि मेरा पीछा कर सके, और रात में जब मैं सो रही होती थी वो किसी तरह मुझे किसी प्रकार की दवा का इंजेक्शन दे देता था। उसे गिरफ्तार कर लिया गया और मैं धीरे धीरे बेहतर महसूस करने लगी। लेकिन भले ही मुझे पता चल गया था कि ये सब एक छलावा था, डर अब भी वहाँ था, दबा हुआ। इसे पूरी तरह से खत्म करने में बहुत बहुत समय लगेगा। मैं मानता हूँ कि मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ उसके बारे में मुझे थोड़ा अपराध बोध महसूस हो रहा है। मैं हमेशा मानता हूँ कि इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता था या ये उसकी गलती थी, लेकिन ऐसा एक दिन भी नहीं गुजरता जब मुझे ये नहीं लगता हो कि मुझे समझ जाना चाहिए था कि क्या हो रहा है, और अगर मैं समय रहते हुए कुछ कर पाता तो शायद जिंदगियाँ बचाई जा सकती थी। मेरा नाम डेरेक है और एलन बोनो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। मैं उसे तब से जानता था जब से मैं 6 साल का था। हमने सब कुछ शेयर किया, मैथ्स की क्लास से लेकर बाहर की लड़कियों तक। एलन हमेशा एक ऐसा इंसान था जो आपको किसी भी समय हंसा सकता था। वो उन दोस्तों में से एक था जिसके साथ भले ही आप हफ्तों तक बात ना करें, लेकिन जब आप दोबारा मिलते हैं सब कुछ वैसा ही रहता है। लेकिन वो बदल गया, एलन बदल गया। पहली बार मैंने कुछ अजीब तब महसूस किया जब हमने एक दूसरे से कम मिलना शुरू कर दिया। ये पहले जैसा नहीं था जब हम पूरा वीकेंड वीडियो गेम्स खेलते थे या घूमते फिरते बिताते थे। धीरे धीरे उसने आनंद लेना बंद कर दिया। मुझे अजीब नहीं लगा। एडल्ट लाइफ थोड़ी मुश्किल होती है, हर किसी के पास अपनी समस्याएं, अपना काम, अपनी जिम्मेदारियां होती हैं। मुझे ये सामान्य लगा, लेकिन आखिरकार ये अलग महसूस हुआ। उसने मेरे टेक्स्ट्स का जवाब देना बंद कर दिया, मेरे कॉल्स को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया, और जब मैं उससे मिला तो वो वही एलन नहीं था। एक शुक्रवार की दोपहर मैंने उसके घर जाने का फैसला किया। मैंने उसे नहीं बताया, बस उसके दरवाजे पर पहुंच गया, उम्मीद करते हुए कि वो कम से कम मुझे एक बियर पिलाएगा। उसने दरवाज़ा खोला, लेकिन एक मजबूर मुस्कान के साथ। मैंने शुरुआत से ही महसूस किया उसकी आंखें वे ज़्यादा सुस्त लग रही थी। उसकी नज़रों में कुछ ऐसा था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था, जैसे उसके अंदर कुछ मर गया हो, या इससे भी बुरा, जैसे कुछ नया पैदा हो गया हो। फिर भी मैं रुका रहा। मैंने खुद को समझाया कि जो देख रहा था वो मेरी कल्पना थी, कि शायद वो सिर्फ काम या किसी व्यक्तिगत चीज़ को लेकर स्ट्रेस में था। लेकिन उस दिन उसके घर पर ये वो आखिरी बार था जब मैंने उसे करीब महसूस किया। उस दिन के बाद सब कुछ बिखर गया। उसने बिना किसी स्पष्ट कारण के अजीब व्यवहार करना शुरू कर दिया। हमारी छोटी छोटी बातचीत अजीब मोनोसिलेबस में बदल गई, यहाँ तक कि जब हम पुराने दोस्तों के साथ मिलते एलन हमेशा किनारे पर रहता। उसने अब मजाक करना बंद कर दिया, और सबसे बुरा यह था कि यह लगातार महसूस हो रहा था कि वो किसी के भी साथ रहना नहीं चाहता था, यहाँ तक कि मेरे साथ भी नहीं।
एक रात मैंने उससे बात करने का फैसला किया। हम मेरे अपार्टमेंट में थे, कुछ बियर पी रहे थे। मैंने उससे सीधे सीधे पूछा कि उसके साथ आखिर क्या हो रहा है। एलन ने मेरी ओर देखा लेकिन तुरंत जवाब नहीं दिया। वो बस मुझे देखता रहा। ये चुप भी मुझे जितना मैं मानना चाहता था उससे ज़्यादा असहज कर गई। और फिर कुछ सेकंड्स बाद उसने बस इतना कहा, कुछ नहीं है डेरेक, सब कुछ ठीक है। मैंने उस पर भरोसा नहीं किया लेकिन मैं ज़्यादा जोर भी नहीं देना चाहता था। आखिरकार आप अपने सबसे अच्छे दोस्त के बारे में ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो किसी गहरी समस्या में है। आप ये मानना चाहते हैं कि ये बस एक बुरा वक्त है, लेकिन उस बातचीत के बाद चीज़ें और अजीब हो गई। एलन दिनों तक गायब रहने लगा। कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ है या किसके साथ है। जब वो वापस आता तो उसकी हालत और ख़राब हो जाती। वो पीला हो गया था। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे, जैसे वो हफ्तों से सोया नहीं था। उसके कपड़े गंदे और बेतरीब थे। वो एलन नहीं था जिसे मैं जानता था। एक रात मुझे कॉल आई। ये एलन था। उसकी आवाज़ अजीब लग रही थी, नर्वस। उसने मुझे उसके घर आने के लिए कहा कि उसे मुझे कुछ दिखाना है। मैं 10 मिनट के भीतर पहुंच गया। जब उसने दरवाज़ा खोला तो वो बिखरा हुआ लग रहा था। वो पसीने से लथपथ था। उसके हाथ कांप रहे थे। मैंने उससे बात करने की कोशिश की लेकिन उसने मुझे बिना कुछ कहे सीधे बेसमेंट में ले गया। उसी समय मुझे पता चल गया कि कुछ गहरी गड़बड़ है। बेसमेंट एक ऐसी जगह थी जहां हम शायद ही कभी जाते थे। इसका कारण ये नहीं था कि वो डरावना था, बल्कि वहाँ भी कुछ दिलचस्प नहीं होता था। लेकिन उस रात सब कुछ अलग था। दीवारों पर अजीब अजीब निशान थे। ये अजीब से प्रतीक जो मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं देखे थे। कुछ प्रतीक ऐसे लग रहे थे जैसे उन्हें ज़बरदस्ती खोदा गया हो, मानो किसी तेज़ चीज़ का इस्तेमाल किया गया हो। और कुछ प्रतीक ऐसे थे जो खून से बनाए गए लग रहे थे। मैंने कुछ नहीं कहा, मैं कह नहीं पाया। एलन कमरे में इधर उधर बेचैनी से घूम रहा था, मानो कोई अदृश्य चीज़ उसका पीछा कर रही हो। वो बार बार मेरी ओर देख रहा था। जैसे वो चाहता था कि मैं कुछ कहूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि क्या कहूँ। ये क्या है एलन? वो एक पल के लिए रुका, फिर मेरी तरफ मुड़ा। तुम नहीं समझोगे डेरेक, वो यहाँ है। वो हमेशा से ही यहाँ थे। मुझे समझ नहीं आया कि उसका क्या मतलब था। मुझे लगा कि वो अपना दिमाग खो रहा है। मैं उसे लिविंग रूम में ले गया, उससे शांत करने की कोशिश की, लेकिन वो बैठने को तैयार नहीं था और उनके बारे में लगातार बात कर रहा था। वो कह रहा था कि कोई उसे देख रहा है, उसे नियंत्रित कर रहा है, कोई अदृश्य चीज़। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, कहा कि उसे मदद की ज़रूरत है, लेकिन वो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। वो उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा चिंतित था जो उसे परेशान कर रही थी। उस रात मैंने उसे वहीं छोड़ दिया। चिंतित था, लेकिन उम्मीद की कि ये बस एक बुरा दिन होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। अगली बार जब मैंने उसे देखा तो सब कुछ और ख़राब हो चुका था। कुछ दिनों बाद एलन बिना बताए मेरे दरवाजे पर आ गया। उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी भी पल टूट सकता है। उसके हाथों पर कट के निशान थे और उसकी गर्दन पर चोट के निशान थे। उसने मुझे बताया कि किसी ने या किसी चीज़ ने उसे मारने की कोशिश की थी। डेरेक, उन्होंने मुझसे वो करने को कहा, नहीं तो वो मुझे चैन से नहीं छोड़ेंगे। मैंने उसे पुलिस के पास ले जाने की कोशिश की, अस्पताल ले जाने की बात कही, लेकिन वो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। मुझे यकीन था कि कुछ और है, कुछ ऐसा जो हमें से कोई नहीं देख सकता था, जो उसे नियंत्रित कर रहा था। तभी मैंने चाकू देखा। वो उसे अपनी जैकेट के नीचे छुपाए हुए था। मैंने उसे कहा कि वो उसे फेंक दे, उसे उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसने मेरी बात अनसुनी कर दी। वो चाकू को इतनी मजबूती से पकड़ रहा था। एलन, तू ये सब क्या कर रहा है? क्या तू पागल हो गया है? वो मेरी बात सुन ही नहीं रहा था, बस मुझे ऐसे देख रहा था जैसे उसने पहले कभी नहीं देखा हो। वो इंसान जैसा नहीं लग रहा था। मुझे नहीं पता कि कैसे समझाऊं, लेकिन उस पल एलन अब एलन नहीं था। अचानक उसने चाकू उठाए हुए मेरे तरफ एक कदम बढ़ाया। उसने मुझे दीवार में धक्का दिया और एक पल के लिए मुझे लगा कि वो मुझे मार डालेगा। वो पूरी तरह से अपने आप में नहीं था। उसकी आंखें खून से भरी हुई थी और उसमें एक ऐसी क्रूरता थी जो मैंने उसमें पहले कभी नहीं देखी थी। उस पल मुझे एहसास हुआ कि मेरा दोस्त अब अस्तित्व में नहीं है। मुझे नहीं पता कि मेरे पास प्रतिक्रिया करने की ताकत कैसे आई, लेकिन मैंने पूरी ताकत से उसे धक्का दिया। चाकू उसके हाथ से गिरकर जमीन पर लुढ़क गया। एलन वहीं खड़ा रहा, मुझे ऐसे देख रहा था जैसे वो अपने भीतर किसी चीज से जूझ रहा हो। उसकी सांसें भारी और अस्थिर थीं। मैं भयभीत था। मैंने कभी भी मौत को इतने करीब महसूस नहीं किया था। उसकी आंखों में मुझे पागलपन से ज्यादा कुछ नहीं दिखाई दिया। मुझे एक आंतरिक संघर्ष दिखाई दिया, जैसे वो खुद को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा हो। मैंने उससे बात करने की कोशिश की, उससे रियलिटी में वापस लाने की कोशिश की। मैंने उससे कहा कि हम दोस्त हैं और मैं उसकी किसी भी चीज़ में मदद करूंगा, लेकिन वो मुझे ऐसे देखता रहा जैसे मैं उसका दुश्मन हूँ। वो कांप रहा था, उसके हाथ मुट्ठियों में बंद थे और फिर बिना कुछ कहे वो मुड़कर मेरे घर से बाहर भाग गया।
वो आखिरी बार था जब मैंने उसे देखा। मैं यकीन नहीं कर पा रहा था कि क्या हुआ था। मैंने पुलिस को बुलाया, लेकिन उन्होंने मेरी बात को गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने कहा कि मैं शायद ज्यादा प्रतिक्रिया दे रहा हूँ, कि मेरा दोस्त बस कुछ झेल रहा है। किसी ने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। कोई मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था। उस दिन के बाद एलन गायब हो गया। हफ्तों तक किसी ने उसे नहीं देखा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, उसे ढूंढने जाऊं या उसे जाने दूं। मुझे यकीन था कि उसमें कुछ समा गया था, कुछ ऐसा जिसे मैं समझ या समझा नहीं सकता था। लेकिन दुनिया ऐसे चलती रही जैसे कुछ हुआ ही ना हो। 1 महीने बाद मैंने आखिरकार एक खबर पढ़ी। एलन बोनो ने एक झगड़े में एक आदमी को मौत के घाट उतार दिया था। जिसे उसने मारा वो उसका किराएदार था, जिसके साथ उसका पहले कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कि एलन पर किसी चीज का कब्जा था और ट्रायल के दौरान उसने बताया कि कुछ उसे कंट्रोल कर रहा है। पहली बार लोगों ने मुझे गंभीरता से लिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एलन को दोषी पाया गया, लेकिन उसका बचाव था कि वो अपने कर्मों पर नियंत्रण में नहीं था। वो एक तरह की अर्बन लेजेंड बन गया, वो आदमी जो मारा गया क्योंकि वो कब्जे में था। ट्रायल अराजक था। मीडिया ने उसके तथाकथित पागलपन की गिरावट के हर विवरण को निगल लिया, लेकिन मैं सच्चाई जानता था। उस रात के बाद मैंने उसे कभी नहीं देखा। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अगर उसकी पीड़ितों की सूची में मैं होता तो क्या होता। लेकिन एलन आखिरी पल में रुक गया। उसने मुझे जिंदा छोड़ दिया और मैंने हमेशा सोचा कि क्यों। आज एलन हमारे बीच नहीं है। उसका पूरा जीवन एक अर्बन लेजेंड तक सिमट गया और हाल ही में द कॉन्जरिंग नामक एक फिल्म तक, द डेविल मेड मी डू इट, जिसमें सभी विवरण गलत बता दिए। वो एलन नहीं था जिसे मैं याद करता हूँ। वो इससे बेहतर का हकदार था। जिस दिन केंड्रा उस गुड़िया को घर लेकर आई, कुछ बदल गया। उसने उसे एक थ्रिफ्ट स्टोर से खरीदा, कहते हुए कि ये उसे उसके बचपन की गुड़िया की याद दिलाती है। वो एक रैगडी एन थी, लालून के बाल और काले बटन जो आंखों का काम कर रहे थे। वो पुरानी लग रही थी, जैसे सालों की मार झेल चुकी हो। मैं समझ नहीं पा रहा था कि कोई ऐसा खिलौना क्यों लेना चाहेगा, लेकिन केंड्रा उससे बहुत खुश थी। उसने उसका नाम डार्ला रखा और उसे अपने कमरे में एक कुर्सी पर सजावट की तरह रख दिया। शुरुआत में मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। हम एक काफी बड़े कॉटेज में रहते थे, जहां पड़ोसी कुछ ही दूर थे। केंड्रा और मैं कजिन्स थे, लेकिन लगभग भाई बहन जैसे थे। उसके माता पिता की एक हादसे में मौत के बाद हम साथ में बड़े हुए थे, और जब हम 20 साल के हुए तो हमने शहर के शोरगुल से दूर गांव में बसने का फैसला किया। जिंदगी शांत थी, या कम से कम तब तक थी जब तक कि वो गुड़िया घर नहीं आई। मैं ये नहीं कह सकता कि शुरुआत में मैंने कुछ अजीब सा महसूस किया, लेकिन जो हल्की असहजता डार्ला के आसपास महसूस होती थी वो कुछ और बनने लगी। ये सिर्फ गुड़िया नहीं थी जो मुझे परेशान कर रही थी, बल्कि केंड्रा का व्यवहार भी। वो घंटों तक उसे घूरती रही थी, जैसे किसी गहरे ख्याल में हो, और कुछ फुसफुसाती थी जो मैं समझ नहीं पाता था। जब मैं उससे पूछता कि वो क्या कह रही है तो वो जवाब देती, डार्ला मुझे सबसे बेहतर सुन सकती है। चीजें और अजीब होने लगी जब केंड्रा ने खुद को अपने कमरे में बंद करना शुरू कर दिया। वो घंटों तक बाहर नहीं निकलती, और जब वो निकलती तो उसका व्यवहार अजीब सा होता, जैसे वो कुछ सोच रही हो जो मुझसे शेयर नहीं करना चाहती। एक रात जब हम डिनर कर रहे थे, उसने कांटे चम्मच जोर से गिरा दिया और मुझे ठंडी गंभीरता से देखा। डार्ला ने मुझे बताया कि तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते। अगले दिन मैंने उससे सामना करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो पहले से ज्यादा चुप हो गई थी और डॉल से फुसफुसाते हुए ऐसे बात करती जैसे कोई गुप्त वार्तालाप कर रही हो। घर का माहौल घुटन भरा हो गया, जैसे कोई अदृश्य चीज हमें घूर रही हो। और फिर शोर शुरू हो गए। रात में धड़ाम की आवाजें, ऐसी हंसी जो ना तो मेरी थी ना उसकी, और चीजें अपनी जगह से हटी हुई मिलती। शुरुआत में मुझे लगा कि यह केंड्रा कर रही है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया मुझे यकीन हो गया कि कुछ ठीक नहीं है। एक दिन मैंने गुड़िया को किचन में बैठा पाया। मुझे यकीन था कि केंड्रा ने उसे अपने कमरे में छोड़ दिया था, तो मैं उससे पूछने गया, लेकिन जब मैंने उसे ढूंढा तो केंड्रा वहां नहीं थी। घर खाली था। स्थिति जल्दी बिगड़ने लगी। केंड्रा पूरा दिन उस गुड़िया के साथ बिताने लगी, उससे ऐसे बात करती जैसे वो कोई असली इंसान हो। उसने खाना छोड़ दिया और मुश्किल से सोती थी। और जब सोती तो बेचैनी भरी नींद होती।
जिसमें वो बड़बड़ाती रहती। मैंने उसे घर से बाहर निकालने की कोशिश की, उसे समझाने की कोशिश की कि वो डॉल उसके दिमाग पर असर डाल रही है, लेकिन वो और प्रतिरोध करती। उस रात मैंने उसके कमरे से जोर जोर से आवाज़ें सुनी। मैं दौड़ कर गया और उसे शीशे के सामने खड़ा पाया। उसके हाथ में डारला थी, उसका चेहरा सफ़ेद था, आंखें लाल और उसकी ज़बान हिल रही थी, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या कह रही थी। मैंने उससे डॉल छीनने की कोशिश की, लेकिन कैंड्रा ने ऐसी आवाज़ में चिल्लाई जो उसकी आवाज़ थी ही नहीं। उसने मुझे कमरे से बाहर फेंक दिया और दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर दिया। उसके बाद उसने मुझे अंदर जाने नहीं दिया। कुछ अंधकारमय चीज़ उस पर हावी हो रही थी और मुझे नहीं पता था कि इसे कैसे रोका जाए। मैंने फैसला किया कि अब और नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। वो डॉल डारला अब नहीं रहनी चाहिए। एक रात जब कैंड्रा सो रही थी, मैंने उसके कमरे में जाकर वो डॉल उठा ली। मुझे पता था कि मुझे इससे छुटकारा पाना होगा। मैं घर के पीछे वाले जंगल में गया और जल्दी से गड्ढा खोदकर उसे उसमें फेंक दिया। जब मैं उसे दफना रहा था, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे देख रहा हो, लेकिन मैंने परवाह नहीं की। जब मैं वापस आया तो घर की लाइट्स बंद थीं। मैंने कैंड्रा को आवाज़ लगाई, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं ऊपर उसके कमरे में गया और उसे खाली पाया। बिस्तर अस्त व्यस्त था और फर्श पर गहरे निशान थे, जैसे किसी ने हताश में उसे खरोंचा हो। कमरे में हवा भारी और दम घोंटने वाली थी। और फिर मैंने उसे देखा। कैंड्रा कोने में खड़ी थी, मिट्टी से लथपथ, उसकी मुस्कान के साथ, उसी मुस्कान के साथ जो डॉल की थी। मुझे देख रही थी। उसका शरीर अजीब लग रहा था, जैसे उसकी हर हरकत जबरदस्ती की जा रही हो। उसके कंधे अस्वाभाविक रूप से मुड़े हुए थे। उसकी गर्दन एक तरफ झुकी हुई थी, जैसे वो एक कठपुतली हो जिसके धागे उलझे हुए हों। मुझे तुरंत घबराहट महसूस हुई। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। जब वो मुझसे कुछ मीटर की दूरी पर थी तो अचानक उसकी रफ्तार बदल गई। कैंड्रा जोरदार ताकत के साथ मेरी ओर दौड़ी और इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, उसने मुझे जमीन पर पटक दिया, इतनी हिंसा के साथ जो उसके छोटे शरीर में असंभव लग रही थी। मैं पीछे गिरा, सिर जमीन से टकराया और सब कुछ घूमने लगा। कैंड्रा ने मुझ पर झपट्टा मारा। उसकी ठंडी उंगलियां मेरे गले के चारों ओर कस गईं। मैंने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन मैं सांस नहीं ले पा रहा था। मेरे गले पर दबाव बढ़ता जा रहा था। उसकी उंगलियां मेरी स्किन में अमानवीय ताकत से धंस रही थी। मुख्य दरवाजा जोर से खुला। कई आवाजें कुछ चिल्ला रही थी, जिसे मैं समझ नहीं पाया। इस अफरा तफरी के बीच मैंने देखा कि पुलिस कमरे में दौड़ते हुए आ रहे थे। मैंने मदद के लिए पुकारने की कोशिश की, लेकिन कैंड्रा गायब हो चुकी थी। वो ऐसे गायब हो गई जैसे वो वहां थी ही नहीं। पुलिस वाले मेरे पास आए, लेकिन मदद करने के बजाय उन्होंने मुझे जमीन पर जोर से पटक दिया। मुझे अपनी कलाई पर धातु की ठंडक महसूस हुई, क्योंकि उन्होंने मुझे हथकड़ी लगा दी। मेरा चेहरा जमीन पर दबा दिया। मैं बहुत भ्रमित था, समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। ऑफिसर्स ने मुझे बेरहमी से उठाया और घसीटते हुए बाहर ले गए। पुलिस ने मुझे एक पिंजरे में बंद कर दिया। घंटे, दिन और यहाँ तक कि हफ्ते बीत गए, लेकिन उनमें से किसी ने भी ये समझने की कोशिश नहीं की कि क्या हो रहा था, जब तक कि एक दिन उन्होंने मुझे एक अंधेरे कमरे में बिठा दिया। मेरे सर के ऊपर एक सिंगल स्पॉटलाइट जल रही थी। मेरे विचार उथल पुथल में थे। दरवाजा खुला और 2 पुलिस वाले अंदर आए। क्यों? तुमने ऐसा क्यों किया? क्या किया? तुमने अपनी बहन पर हमला क्यों किया और उसे जिंदा क्यों दफना दिया? क्या? ओह, हमने इस बारे में बात की है। तुम हमेशा वही जवाब देते हो। तुम हमारी मदद नहीं कर रहे हो। क्या तुम ये इसलिए कर रहे हो ताकि हम तुम्हें दोषी ना ठहराएं? क्या तुम्हें लगता है कि मेंटल हॉस्पिटल जेल से बेहतर है? कुछ पड़ोसियों ने तुम्हें लाश के साथ देखा था। तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। हमने उसे पहले ही ढूंढ लिया है। हम समय पर पहुंच गए थे। कैंड्रा किसी तरह से बच गई। उसने हमें बताया कि जिस दिन से तुमने वो गुड़िया खरीदी थी, तुम उसके प्रति जुनूनी हो गए थे। तुम अजीब व्यवहार करने लगे और फिर आक्रामक हो गए। कैंड्रा ने तुम्हें गुड़िया से दूर करने की कोशिश की, लेकिन तुम गुस्सा हो जाते और फिर एक रात तुमने उसे मारा। तुमने उसे बाहर घसीटा और जिंदा दफन कर दिया, उस डॉल के साथ। तुम्हें कुछ याद आ रहा है? नहीं, नहीं,
ये कैंड्रा डॉल के साथ थी, मैं नहीं। पुलिस वालों ने एक दूसरे को देखा, जैसे कि उन्होंने हार मान ली हो। मैं उस चेहरे को पहचान गया। वे ऐसे व्यक्ति को देख रहे थे जो पागल हो चुका था। उसी क्षण मैंने ये मानना शुरू कर दिया कि शायद वे सही थे। शायद कैंड्रा नहीं, बल्कि मैं ही था जिसे वो डॉल वश में कर चुकी थी। पूरे समय ये मैं ही था जो उसके प्रभाव में था। वो गुड़िया कभी कैंड्रा को कंट्रोल नहीं कर रही थी। मैं ही वो था जिसने बदल कर उसका जुनूनी रूप ले लिया, और कैंड्रा ने अपनी हताशा में मुझे बचाने की कोशिश की थी। ये नहीं हो सकता। तस्वीरें मेरी आंखों के सामने लहरों की तरह आने लगी। मैं डॉल के साथ कैंड्रा को मारते हुए और उसे दफनाते हुए। यह हमेशा मैं ही था। मुझे मेरी कोठरी में वापस ले जाया गया और ऑफिसर के शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे। कैंड्रा ने मेरे खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं करने का फैसला किया, लेकिन इससे कुछ नहीं बदला। मैं एक मेंटल असाइलम में आ गया, जहां मुझे लगातार निगरानी में रखा गया। कैंड्रा कभी कभी मुझसे मिलने आती थी। जब मैंने पहली बार उसके चेहरे पर चोट के निशान देखे तो मैं रोने लगा। वो हमेशा मुझे बताती कि यह मेरी गलती नहीं थी, कि मैं डॉल के प्रभाव में था। वो मानती है कि यह सब मैं नहीं था। मैं प्रेतवधित था और हालात को और बदतर बना दिया। वो डॉल उस दिन के बाद कभी वापस नहीं आई। मुझे लगता है कि एक दिन मैं यहाँ से बाहर निकल सकता हूँ। कैंड्रा को मेरी रिकवरी पर विश्वास है, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं बाहर निकलना चाहता हूँ या नहीं। अगर वो गुड़िया फिर से आ जाए तो क्या होगा? अगर मैं ठीक नहीं हुआ। इस वक्त मैं जितना कर सकता हूँ वो ये है कि मुझे बंद कर दिया जाए, ताकि मैं खुद के लिए या अपने कजिन के लिए खतरा ना बनूं।